गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। चलिए क्लास चालू करते हैं हम लोग। लेट्स गो टू द पेज नंबर 1। इज न्यूज़पेपर विजिबल टू एवरीबॉडी? यस सर। लेट्स गो अहेड। देखिए लखीमपुर जो केस हुआ था, ठीक है, उसमें पंजाब के हाई कोर्ट जज हैं, जो एक्स जज है, ठीक है, वो मॉनिटर करेंगे एसआईटी को, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। ठीक है, बस इतना ही था, इसका इम्पोर्टेंट नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर चालू हो गया है। ये इसका एग्जांपल आप राइट टू रिलीजन जो आर्टिकल नंबर 25 से 28 तक हर सिटीजन को दिया गया है, उसको उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं करतारपुर क्रॉसिंग। ठीक है, वेदर स्टेट इज गिविंग हज यात्रा अलायंस और अमरनाथ यात्रा और करतारपुर कॉरिडोर, मतलब स्टेट हमारा सेकुलर है पर हमारा पॉजिटिव सेकुलरिज्म है। इसका मतलब ये है कि स्टेट हर रिलीजन को प्रमोट करेगा। ठीक है, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा और हर रिलीजन को प्रमोट करेगा। एंड व्हाट इज फ्रेंच वर्जन ऑफ सेकुलरिज्म? फ्रेंच में क्या है? नेगेटिव वर्जन, मतलब क्या है कि स्टेट और रिलीजन दोनों अलग रहेगा, ना स्टेट रिलीजन के इसमें इंटरफेयर करेगा, ना रिलीजन स्टेट के इसमें इंटरफेयर करेगा। ठीक है, ये है फ्रेंच का। लेट्स गो टू द अनदर न्यूज। देखिए स्कूल एनरोलमेंट फेल ड्यूरिंग पैंडेमिक, एसर स्टडी। एसर का फुल फॉर्म क्या है? एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, तो ये है एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ये बेसिकली क्या है? बेसिकली एक एनजीओ है, ठीक है, एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो क्या करता है, हर बार एजुकेशन की रिपोर्ट देता है। और इसकी रिपोर्ट बहुत, मतलब हर जगह आप कोट कर सकते हो इसकी रिपोर्ट को। जहां भी आप ऐसे लिख रहे हो, एजुकेशन पे कोई ऐसे आता है, या आप लेटर लिख रहे हो, या आप रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें आप इसे कोट कर सकते हैं अपने मेंस के ऊपर में। इस स्टडी का रिपोर्ट, स्कूल एनरोलमेंट फेल ड्यूरिंग पैंडेमिक। ठीक है, स्कूल एनरोलमेंट मतलब क्या होगा? स्कूल में बच्चे लोग जो एडमिशन लेते हैं। तो प्लीज गो हेड विद दिस न्यूज, इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। आप इसको कहीं भी कोट कर सकते हो बेटा, बस इतना लाइन भी लिख दिए ना, अकॉर्डिंग टू एसर स्टडी एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, स्कूल एनरोलमेंट फेल ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट दिया कि आपने जो डाटा कोट किया है वो ऑलरेडी एक रिसर्च का कोट है, आप अपनी मर्जी से नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, सो प्लीज गो हेड विद दिस। ओके बेटा, लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। ये सबने पढ़ लिया? किसी को कोई डाउट है? इस रिपोर्ट में एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, ठीक है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट। ठीक है, प्लीज इसको कोट कर लेना, कहीं पर भी आपको ऐसे लिखने आएगा तो एजुकेशन के ऊपर। ठीक है, या इम्पैक्ट ऑफ कोविड के ऊपर आएगा तो उसमें भी आप लिख सकते हो, कहीं पर भी ऐसे में इसको यूज कर सकते हो। यू कैन यूज इट एनीवेयर। बहुत ऑथेंटिक न्यूज है। ठीक है, अच्छा ये बताइए, लिकर किस कौन से सब्जेक्ट में आता है? मतलब लिकर सब्जेक्ट कौन सी लिस्ट में आता है? यूनियन के, सेंटर के, कॉन्करेंट के? स्टेट सर। बाकी बच्चे बताइए, लिकर किस में आता है, कौन सी लिस्ट में मेंशन है लिकर? स्टेट, दैट गुड। याद रखिएगा लिकर स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टेट की लिस्ट में आता है, मतलब 7 शेड्यूल में स्टेट में दिया, स्टेट लिस्ट में ये मेंशन है। ठीक है, इसलिए आप देखिए लिकर का जो रेट है गोवा में कम है, क्योंकि वहां पे सेल टैक्स कम लगता है लिकर पे। ठीक है, और बाकी जगह ज्यादा है। वहां क्यों ज्यादा रेट वही लिकर है? क्योंकि वहां सेल टैक्स ज्यादा लग रहा है। सेल टैक्स मतलब वो इनडायरेक्ट टैक्स जो स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी सामान आप उस स्टेट में बेच रहे हो तो लगा सकती है, इसको बोलते हैं सेल टैक्स। ठीक है, देखिए सर एक्साइज ड्यूटी भी उसी को बोलते हैं ना, सेल्स टैक्स को? हाँ बेटा, क्या बोले? एक्साइज ड्यूटी भी सेल्स टैक्स को ही बोलते हैं ना? नहीं बेटा, एक्साइज ड्यूटी क्या होता है, कोई इसको सेंटर लगाता है, और कोई भी चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे आप पेन मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो मैन्युफैक्चरिंग पे आप पे जो टैक्स लगेगा उसको एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं। लेकिन अगर वो मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट आप किसी स्टेट में बेच रहे हो, जैसे समझ लो तमिलनाडु में कोई प्लांट सेटअप हुआ, ठीक है, तमिलनाडु में कोई प्लांट सेटअप हुआ, तो उसमें आप शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो। ठीक है, तो जब आप शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो शर्ट में जो एक्साइज ड्यूटी लग रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, वो तमिलनाडु गवर्नमेंट नहीं लेगी। लेकिन अगर आप उस शर्ट को छत्तीसगढ़ स्टेट में बेच रहे हो तो छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट सेल्स टैक्स देगी। मतलब जो सामान बेचने पे टैक्स लेते हैं उसको सेल टैक्स बोलते हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और एक्साइज ड्यूटी उसको बोलते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग पे लग रहा है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। लेकिन अब क्या किया, ये दोनों इनडायरेक्ट टैक्स थे, दोनों को सब्स्यूम कर दिए एक में, जीएसटी में, और जीएसटी को डिवाइड कर दिए एस जीएसटी, सी जीएसटी। ठीक है। यस सर, थैंक यू सर।
हाँ बेटा, चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। वैसे ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, बट ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज है। जो जज का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, उन्होंने ये लिखा है कुडंट डिमोलिश द फ्यूडल कल्चर। ठीक है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यू कैन स्किप इट। अभी तो आप लोगों को फ्यूडल कल्चर ही नहीं पता, वी कैन स्किप इट। चलिए, ये बहुत अच्छा न्यूज आया बेटा, दोस्त हु आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट और बैंकिंग के लिए भी। ठीक है, पॉलिटी से रिलेटेड न्यूज है, ट्रांसफर एज पनिशमेंट। अब मुझे ये बताइए, हाईकोर्ट जज का ट्रांसफर कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? हाईकोर्ट जज का एक स्टेट से दूसरे स्टेट ट्रांसफर हो सकता है, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? प्लीज टेल मी। अरे हम लोग डिस्कस किए हैं बेटा ये आर्टिकल, आप लोग ये सब आर्टिकल क्यों नहीं याद रखते, अब ये बताइए। 217 में दिया है बेटा, याद रखिएगा प्लीज। आप लोग ये सब आर्टिकल जो मैं बोल रहा हूँ बार बार न्यूज में आ रहा है, यही आर्टिकल पूछेंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तब 395 आर्टिकल थे, आज 448 आर्टिकल है। सारे आर्टिकल कोई नहीं पढ़ सकता। जो आर्टिकल बार बार न्यूज में आ रहा है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123, ये याद रखिए। अटॉर्नी जनरल किसमें आता है? ठीक है, ये याद रखिए। एडवोकेट जनरल कौन से आर्टिकल में आता है? ये याद रखिए। प्रेसिडेंट सर का अपॉइंटमेंट किसमें है? ठीक है, जो बेसिक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहाँ मेंशन्ड है, कैग कहाँ मेंशन्ड है, बेसिक याद कर लीजिए, बाकी सब मैं याद करने नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, द जुडिशियरी फ्लॉड कॉलेजियम सिस्टम बेयर्स इट्स इनहेरेंट वीकनेस येट अगेन। ठीक है, अब देखिए ये हेडलाइन क्या बोल रहा है, जो जजेस लोगों का ट्रांसफर होता है ये बेसिकली कॉलेजियम सिस्टम में होता है। कॉलेजियम सिस्टम मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ जजेस मिलकर डिसाइड करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, और उनके साथ और दो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, इन लोग सब बैठते हैं। इन लोग सब बैठ के, और अगर किसी हाई कोर्ट में भेज रहे हैं तो उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ठीक है, इन लोग सब बैठ के क्या एक कॉलेजियम बनाते हैं, एक ग्रुप ऑफ जजेस बनते हैं, और इन लोग रिकमेंड करते हैं कि किसका प्रमोशन होगा, कौन सुप्रीम कोर्ट जज एलिवेट होगा, किसका ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जजेस खुद ही जजेस को रिक्रूट कर रहे हैं, और ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। ठीक है, इसके लिए एक याद कर लीजिए, एक फैक्ट मैं बता रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मोदी रेजिम के अंदर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लेके आया था, जिसका नाम है एनजेएसी। ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज किया, मतलब आर्टिकल नंबर 13 को यूज किया, और इसको नल एंड वॉइड बोल दिया बिकॉज इट अल्ट्रा वायर्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मेरी बात समझ आई किसी को? किसी को भी समझ आई मेरी बात, मैंने क्या कहा? यस सर। जिसको नहीं आई है बता दो, किसी को नहीं आई है? कोई ऐसा बच्चा है, किसी बच्चे को जो मैंने कहा? हाँ बेटा बोलिए। नहीं आया सर, क्या बोले? नहीं आई ना, क्या बोले? चलो इसको मैम लोग पीपीटी में पढ़ लेते हैं बेटा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जो एसएससी या रेलवे में पूछ सकता है, एनजेएसी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े उनमें थोड़ा सा टफ जाएगा उन लोगों के लिए, बट पैनिक मत होना, मैं समझा दूंगा। और ये अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो बोले सर नहीं आ रहा है। देखो मेरे को तो अच्छा ही होगा अगर आप लोग बोल दोगे कि सर आ गया है करके, मेरे को मेहनत नहीं करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, फीस पे किए हो, अच्छे से पढ़ो। चलो, मैंने बोला जजेस, ठीक है, ये अपॉइंट कैसे होते हैं? ठीक है, ये अपॉइंट होते हैं, इलेक्ट नहीं होते हैं। ये अपॉइंट कैसे होते हैं? तो इनको अपॉइंट करने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम बनाया हमने, कॉलेजियम सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? जो जजेस हाई कोर्ट से एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे, मतलब सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे, ये कौन डिसाइड करेगा? कॉलेजियम सिस्टम। जो कॉलेजियम सिस्टम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और टू मोस्ट सीनियर जजेस होते हैं, टू मोस्ट सीनियर सुप्रीम कोर्ट जजेस होते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जजेस इन लोगों का नाम रिकमेंड करते हैं, ठीक है, नाम जजेस के, और ये जो रिकमेंड किए, ये किसको रिकमेंड करते हैं? कॉलेजियम सिस्टम, प्रेसिडेंट सर को। और फिर प्रेसिडेंट सर क्या करते हैं? इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है, जजेस को। ये है नॉर्मल।
लेकिन अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि इसमें क्रिटिसिज्म आपको दिखेगा कि जजेस ही खुद जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, जैसे जजेस ही खुद जजेस को सेल्फ रिक्रूट कर रहे हैं जजेस को, ठीक है, सेल्फ रिक्रूटमेंट हो रहा है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि बहुत क्लोज यूनिट में जजेस, जुडिशरी में बहुत क्लोज यूनिट में जजेस हैं, मतलब क्या है, रिलेटिव रिलेटिव ही मिलेंगे आपको, जैसे फादर का सन रहेंगे, फादर के सन, ठीक है, मतलब वही लीनिएज के रहेंगे, ठीक है, या तो उनके रिलेटिव रहेंगे, तो बहुत क्लोज यूनिट में। तो ये ना एक क्रिटिसिज्म है कि जज खुद को ही रिक्रूट कर रहे हैं करके, ठीक है, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है। जैसे कि समझ लो ब्यूरोक्रेट को, ब्यूरोक्रेसी में ब्यूरोक्रेट को रिक्रूट करने के लिए यूपीएससी है सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। अगर लेजिस्लेचर की बात करेंगे आप, लेजिस्लेचर की, तो इसको हर साल जनता चुनती है, पब्लिक, ठीक है। लेकिन जजेस ऐसे हैं जो खुद को सेल्फ रिक्रूट करते हैं, ना इनको पब्लिक चुनती है, ना इनकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जाम होती है, हायर लेवल जजेस की बता रहा हूँ। जो आप सुने होंगे एग्जाम, जो आपने सुने होगा एग्जाम होता है जुडिशरी की, कि एमपी सिविल सर्वे, सिविल जज की हुई है एग्जाम, वो सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जज के लिए होती है, ठीक है, और ये कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, ये नीचे ही रहते हैं और यहीं से निकल जाते हैं, ठीक है। अब ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब मोदी रेजिम के अंदर अभी क्या किया गया था, बोले कि जजेस को रिक्रूटमेंट करने के लिए, जजेस को, और मैं जहां जजेस बोल रहा हूँ वहां पर क्या, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जज की बात कर रहा हूँ मैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, इनके रिक्रूटमेंट के लिए एक कमीशन बनाएंगे जिसका नाम है एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है। हम क्या बनाएंगे, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, जिसको शॉर्ट में एनजेएसी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करेगा, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करेगा, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करेगा, ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करेगा। इसमें क्या होंगे, एग्जीक्यूटिव भी रहेंगे और जजेस हैं वो भी रहेंगे, ठीक है, और ये दोनों मिलकर रिकमेंड करेंगे नाम, फिर प्रेसिडेंट सर उसको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में जैसे ये हुआ ना, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया, ये लाया गया था 99 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, ठीक है, 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। आपके एग्जाम में पूछेगा एनजेसी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था, तो 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। एग्जाम में टिक करके आना, स्पेशली क्लैट के बच्चे और जो एसएससी और रेलवे दे रहे हैं उनके वो बच्चे, ठीक है। अब क्या हुआ, जुडिशरी जब से ये एनजेसी आया ना, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया। क्यों चैलेंज हो गया, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में है, ठीक है। कौन सी डॉक्ट्रिन के अगेंस्ट में, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या बोलती है कि आप संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। और ये बेसिक स्ट्रक्चर अगेन कौन बताता है, सुप्रीम कोर्ट बताता है, ठीक है। इसके अगेंस्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना पावर यूज किया, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 13 में मेंशन्ड है, और इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। नल एंड वॉइड का मतलब क्या होता है बेटा, नल एंड वॉइड मतलब रद्द कर दिया। बोला कि ये अल्ट्रा वायरस टू कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट के अगेंस्ट में, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट में। समझ आया? यस सर। ठीक है, देखो कुछ टर्म समझ नहीं आया होगा जो बच्चे नहीं पढ़े कॉन्स्टिट्यूशन, फिर भी ये समझ लो कि ये अभी एग्जिस्ट नहीं करता। क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि जजेस खुद को सेल्फ रिक्रूट करते हैं, जज खुद को सेल्फ रिक्रूट करते हैं, ठीक है, सेल्फ रिक्रूट करते हैं, पहला पॉइंट। कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू करते हैं, दूसरा पॉइंट, कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू, ठीक है। तीसरा पॉइंट एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम था इसका, ठीक है। ये 99 अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, आर्टिकल नंबर 124 ए करके, और इसको आर्टिकल नंबर 124 ए आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखेगा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, मतलब आज ये एग्जिस्ट नहीं करता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। बस इतना आपके काम का है, बस हो गया क्रक्स ऑफ द ये। लेट्स गो अहेड। चलिए बेटा, अब इसको प्लीज इस पैराग्राफ को, इस आर्टिकल को पढ़िए, जो समझ नहीं आएगा मुझे बताइएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
ठीक है, जो भी नहीं आएगा चैट बॉक्स में लिखिए, आई विल एक्सप्लेन इट। देखिए पहली लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बोला कॉलेजियम सिस्टम, तो कॉलेजियम सिस्टम में क्या है बेटा कि एक सीजीआई और दो अदर सुप्रीम कोर्ट जज, सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज, तो इन लोग किस बेसिस में डिसाइड कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आईएएस बनना चाहता हूं तो मैं किस बेसिस में डिसाइड होगा, जब यूपीएससी एग्जाम में मैं टॉप करूंगा, जो सबके लिए ओपन है। लेकिन ये जो जजेस अपॉइंट कर रहे हैं, हाई कोर्ट से ट्रांसफर कर रहे हैं, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, उनका बेसिस क्या है, क्या क्राइटेरिया है। आप सारे जजेस में किस जजेस को चुने हैं और किसको रिजेक्ट किए। हो सकता है फेवरेटिज्म किए होंगे कि ये मेरे पहचान वाला है। अगर मैं एक यूनिवर्सल पेपर सेट ना करूं, आप में से कुछ लड़कों को बोलो कि आप बैंक पीओ बनोगे, लेकिन बैंक पीओ आप बनोगे उसका क्या क्राइटेरिया है, मैं अपनी मर्जी से किसी को भी कर दूं क्या। तो वो चीज फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म को बढ़ाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्लैट के बच्चे अच्छे से पढ़ना, स्किप नहीं करना। बेटा ये बताए प्यूनी जजेस मतलब क्या होता है, प्यूनी जज मतलब क्या होता है, या फाइन जज, प्यूनी जज जो भी बोलते हो आप लोग, इसका मतलब क्या होता है। प्यूनी जज मतलब प्लीज टेल मी, अगर आप लोग पढ़े फर्स्ट पैराग्राफ तो। छोटे जज नहीं बेटा, छोटे जज नहीं, ठीक है। राहुल आप कौन सी बैच के हो। चलिए, प्यूनी जज मतलब ये होता है बेटा, अदर देन जो भी चीफ जस्टिस है उनको छोड़ के जो जज है ना, उनको बोलते हैं प्यूनी जज, ठीक है, या पॉइंट जज, जो आप लोग जो भी प्रोनाउंसिएशन अपने हिसाब से कर लीजिएगा। बेटा बैच पूछा मैं आपसे 4D में कौन सी बैच से, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस पे क्वेश्चन उठा है ये आर्टिकल में, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आर्टिकल नंबर याद रखिएगा 217 हाईकोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम याद रखिएगा, एनजेसी याद रखिएगा, ठीक है। जो भी मैं बताया हूँ कॉपी में वो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज। तो ये दिल्ली पॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, एंड द ब्लेम गेम, कंसर्टेड एफर्ट्स आर नीडेड फॉर ए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू दिल्ली पॉल्यूशन क्राइसिस, ठीक है। ये हर साल विंटर में आते हैं और इन लोग फिर भूल जाते हैं जनवरी से, फरवरी से, ठीक है। तो वी कैन आल्सो स्किप इट, फॉल्ट लाइन को भी स्किप कर सकते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ के बच्चे हैं उनके लिए एक न्यूज है, सिंहदेव कॉल्स ऑन कांग्रेस प्रेसिडेंट, नो ऑफिशियल वर्ड ऑन व्हाट ट्रांसपायर्ड, ठीक है। टीएस बाबा ने, देखिए आपको सबने सुना होगा, देयर इज टू कैंप बिटवीन छत्तीसगढ़ कांग्रेस, ठीक है। वन इज हेडेड बाय द करंट सीएम, ठीक है, एंड द अदर वन इज हेडेड बाय टीएस सिंहदेव, ठीक है। चलिए, स्कूल एनरोलमेंट पैंडेमिक फेल ड्यूरिंग पैंडेमिक, ये वही रिपोर्ट है एसर की, हम जो पढ़ चुके हैं, वी कैन स्किप इट। चलिए, इंडिया टू होल्ड फर्स्ट 2+2 समिट विद रशिया ऑन December 6। प्लीज मुझे बताइए 2+2 समिट जो बोलते हैं इसमें कौन कौन रहते हैं, कौन कौन से मिनिस्टर रहते हैं, ये पूछ लेगा 2+2 समिट में। ऐसे वियर्ड क्वेश्चन पूछते हैं क्लैट, एलेट, एसएससी, रेलवे में। बताइए 2+2 फॉरेन कौन कौन से मिनिस्टर मिनिस्टर रहते हैं। अरे 2+2 मीटिंग दो सेंट्रल मिनिस्टर रहते हैं, बताया था मैंने आपको। एक डिफेंस मिनिस्टर रहेंगे, एक फॉरेन मिनिस्टर रहेंगे 2+2 डायलॉग में, ठीक है, जनरली। तो क्या हो रहा है, यूएस का जो काटसा है, वो काटसा क्या बोलता है, अगर इंडिया रशिया, नॉर्थ कोरिया या ईरान से कुछ भी चीज खरीदता है तो यूएस काटसा लगा सकता है। काटसा क्या, काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट, ठीक है। और इंडिया S-400 मिसाइल सिस्टम किससे खरीद रहा है, अभी रशिया से खरीद रहा है। तो क्या बोल रहे हैं कि वेव ऑफ कर दिया जाए इंडिया को काटसा से,
वहां पर ये स्टोरी है, इसी पे याद रखिएगा और डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है अभी। चलिए ये दिया है, रिलीजन इज ए प्राइवेट स्पेस एक्टिविटी, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हैं, कहीं भी ऐसे में यूज कर सकते हैं अपने, याद रखिएगा इसको, ठीक है। ओके रिसेंटली देखिए अभी मालदीव्स में क्या हो रहा है, देखिए मालदीव्स में इंडिया का बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, ठीक है, बहुत सारे पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन मालदीव्स में रहते हैं और मालदीव्स की गवर्नमेंट शुरू से इंडिया के फेवर में, क्योंकि इंडिया एक्सपांशनिस्ट स्टेट नहीं है, इंडिया बहुत सारी लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो मालदीव्स पे एक्सटेंड करता है, ठीक है। अब क्या हुआ, अभी रिसेंटली चाइना चाह रहा है इंडिया को एनसर्कल करना, ठीक है, थ्रू स्ट्रिंग ऑफ फॉल्स, तो वो चाह रहा है कि जैसे कि उसको हम्बनटोटा पोर्ट मिला है, ठीक है, एग्जाम्पल श्रीलंका में, वैसे उसको मालदीव्स में मिल जाए, तो बहुत सारा मालदीव में फंडिंग कर रहा है, जिससे जिसमें जो सिविल सोसाइटी है वहां की, वो चाइना का वेस्टेड इंटरेस्ट को प्रमोट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उन लोग, इंडिया आउट कैंपेन करके बहुत सारे लोग रेड शर्ट पहन के या ब्लैक पहन के निकल जा रहे हैं, ठीक है, इंडिया आउट। फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे कई बार करते हैं, तो अभी मालदीव्स की जो गवर्नमेंट है वो ओपन स्टेटमेंट दी है कि इंडिया और मालदीव्स की फ्रेंडशिप हायर देन द स्काई एंड डीपर देन द ओशन ऐसी है, ठीक है, हमारी जो दोस्ती है मालदीव से, ठीक है, और हमारे रिलेशन बहुत पुराने हैं, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये मालदीव्स के लोगों की बात नहीं है, ये कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो ये बोल रहे हैं कि एक प्रकार से डिप्लोमेटिक विन हुआ है इंडिया के लिए, ठीक है। चलिए, इंडिया हैज ऑलवेज बीन द मालदीव्स क्लोजेस्ट एलाई एंड ट्रस्टेड नेबर, ठीक है। याद रखिएगा, मालदीव के कैपिटल का नाम क्या है बेटा, बताइए प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द कैपिटल ऑफ द मालदीव्स। मालदीव के कैपिटल का नाम क्या है? बेटा ये सब तो पता होना चाहिए ना आप लोगों को, सब ग्रेजुएट हो गए हो, कल को घूमने भी जाओगे तो मालदीव ही जाओगे, बैंक पे निकाल के वहीं पहुंच सकते हो, यूरोप ट्रिप नहीं मार सकते, ठीक है। मालदीव ज्यादा या थाईलैंड, ठीक है, तो मालदीव जाओगे तो पता कर लेना, मॉरिशस मालदीव या थाईलैंड, यहीं जा पाओगे बैंक के बाद। चलिए देखिए, यूथोपिया में एक ग्रुप है, मैं बोला आपको, ठीक है, वो कौन सा ग्रुप है, एक रिबेलियन ग्रुप है करके हम लोग पढ़े थे यूथोपिया में करंट अफेयर्स में, प्लीज मुझे बताइए कौन सा ग्रुप था वो। यूथोपिया में एक ग्रुप है टिग्रे लिबरेशन फ्रंट, हम लोग पढ़े थे टिग्रे लिबरेशन फ्रंट, मैं आपको बोला था कि ये कई बार एग्जाम में क्या करता है, जो जो रिबेलियन ग्रुप जहां जहां एक्टिव है, रिबेलियन ग्रुप का नाम देता है, 3-4 रिबेलियन ग्रुप का, और साथ में 3-4 जगह का नाम देते हैं जहां पे वो एक्टिव है, और फिर क्या पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग, जैसे मैंने आपको बोला कि हमास कहां पर एक्टिव है ये पूछेगा, ठीक है, टिग्रे लिबरेशन ग्रुप कहां पर एक्टिव है ये पूछ सकता है, तो जो भी रिबेलियन ग्रुप है जिस एरिया में एक्टिव है उसके बारे में पूछता है कि वो किस एरिया में एक्टिव है करके, ठीक है, याद रखिएगा ये सब न्यूज में आते हैं, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, आप सारे ग्रुप को, रिबेलियस ग्रुप को याद नहीं कर सकते, जो न्यूज में आ रहे हैं उसी को करना है। देखो टिग्रे ओरिजिन बोल रहे हैं ना, टिग्रे रीजन, तो इसी इसी के नाम से आया है टिग्रे लिबरेशन फ्रंट, ठीक है। चलिए ये बताइए, डिपार्टमेंट डीपैम का फुल फॉर्म क्या है, आपके एग्जाम में जब एनएचएसआरसी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, डीपैम का भी फुल फॉर्म पूछ सकता है बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, ठीक है। ये क्या काम करेगा, इसके नाम से ही जाएंगे हम लोग, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहाँ इन्वेस्ट करना है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ये उस रीजन को स्पेसिफाई करेगा, एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, पब्लिक एसेट मतलब क्या है, जो एसेट पब्लिक ने होल्ड किया, पब्लिक कैसे होल्ड करती है, थ्रू गवर्नमेंट, तो जो एसेट गवर्नमेंट ने होल्ड करके रखा है, ठीक है, उसको मैनेज करेगा, हो सकता है डिसइन्वेस्टमेंट भी करेगा, ठीक है, हो सकता है और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, तो इसका इस डिपार्टमेंट का काम क्या है, इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, प्लीज इसे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल बिड्स फॉर 6 CPSE टू बी इनवाइटेड बाय जनवरी, ठीक है,
BPCL, BEML, शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, NINL लाइंड अप। ठीक है, प्लीज गो अहेड विद दिस न्यूज। इकोनॉमी की न्यूज बहुत दिनों के हमने नहीं पढ़ा है। The central will invite financial bids for privatizing as many as 6 PSC। देखिए ये अभी आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है कि गवर्नमेंट कौन सा सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेक एंटरप्राइजेस। देखिए मैंने बोला था आपको DIPAM, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। पब्लिक एसेट मतलब क्या, वो एसेट जो पब्लिक ओन करती है। अब पब्लिक कैसे ओन करती है, गवर्नमेंट के थ्रू। अब उसको मैनेज कर रहा है मतलब क्या, ये तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या कहीं और उसके स्टेक खरीद सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो रिसेंटली गवर्नमेंट क्या सोची है कि प्राइवेटाइज करेगी 6 CPSC को। ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजिंग मतलब गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो कंपनियां हैं, तो जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनियों का क्या बोलते हैं स्टेक था, उसको प्राइवेटाइज करेंगे मतलब उसमें 51% के नीचे स्टेक लेके आएगी गवर्नमेंट अपना। ठीक है, तो कौन कौन सी है प्लीज इसको कॉपी में लिख लो। BPCL, ठीक है, BEML, शिपिंग कॉर्पोरेशन, पवन हंस, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स, NINL। ठीक है, ये इसका नाम लिख लो कॉपी में। करंट अफेयर्स अलग से पढ़ोगे, याद रखना मुश्किल है। ठीक है, चलिए लेट्स गो अहेड, प्लीज इसको पढ़िए कि कितना पैसा यहाँ से सरकार, और जो बैंक पीओ के हैं बच्चे हैं उन लोग तो अच्छे से पढ़ ही लो उसको। ठीक है, इकोनॉमी का न्यूज को देखिए। यहाँ रिसेंटली गांजा पाया ई-कॉम साइट, ठीक है, ई-कॉमर्स साइट। ठीक है, हो सकता है कि अब ऑनलाइन भी डिलीवर हो रहा हो, पता नहीं, तो इस पे इन्वेस्टिगेट होगा। हो सकता है अगर ये नहीं सही निकलेगा तो ये न्यूज में आ सकता है। ठीक है, सेबी अनवेल्स इन्वेस्टर चार्टर, आप सबको पता है सेबी का क्या काम है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सेबी का फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है। ये क्या काम करता है आपको पता है, जो भी स्टॉक मार्केट शेयर मार्केट इसको मैनेज करने का काम करता है, ये यही परमिशन देता है, यही उसको रेगुलेट करने की कमांडिंग बॉडी है। ठीक है, बस इतना ही जानिए आप लोग। चलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। इतना ही था आज की न्यूज इंपॉर्टेंट। थैंक यू। किसी को कोई डाउट है तो यू कैन डिस्कस विथ मी, नहीं तो क्लास खत्म कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है बेटा? ओके, थैंक यू, बाय बाय।